पेज नंबर 1.44। वैसे तो कल काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, अब जो बीच के जो गैप्स हैं उनको देखो। फ्रॉड की डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, वो 5 एलिमेंट्स याद रहे होंगे। फिर एक्सप्लेनेशन चेक करो इसका, और एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है? मियर साइलेंस एज टू फैक्ट्स likely to affect the willingness of a person to enter into an agreement is not fraud unless the circumstances of the case are such that regard being had to them it is the duty of the person keeping silence to speak or unless his silence is itself equivalent to speech। समझ में आ गया इसका मीनिंग इस पैराग्राफ का? आया नहीं आया? अरे इतनी तो आवाज़ निकाल सकते हो। या तुम सारे बच्चों का नाम साइलेंसर ही रख दिया जाए? चलो ठीक है, साइलेंसर्स। देखो अब इसको तोड़ के पढ़ो। अब सबसे पहले ध्यान दो, एक हमने जब स्टार्टिंग थी तब हमने पढ़ा था कि साइलेंस इज एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, यानी चुप रहना नेगेटिव होता है, ठीक है ना। अब बात ये आ रही है कि साइलेंस से क्या फ्रॉड हो सकता है? तो दोनों बातें, मे एंड मे नॉट, हमें दोनों को पढ़ना है। एक शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉड में ऐड कर दिया जाता है, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉड, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फ्रॉड, या व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फ्रॉड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसी में एक छोटा सा क्वेश्चन टैग टाइप में जोड़ दिया जाएगा कि वेदर साइलेंस इज फ्रॉड और नॉट। तो आप यस भी बोलोगे तो उसको रिप्लाई दोगे, और आप नो बोलोगे तो उसका मतलब एक्सप्लेनेशन दोगे। तो साइलेंस मे बी फ्रॉड एंड मे नॉट बी फ्रॉड। तो इसके लिए बस सिंपल सा क्लासिफिकेशन है कि एक चेक करना है कि ड्यूटी टू स्पीक, ठीक है, और नॉट, यानी कि बोलना ड्यूटी था या नहीं था, ये चीज चेक करना है। और अगर बोलना ड्यूटी था और फिर भी वो चुप है, जिससे दूसरा कंफ्यूज हो गया। अब लाइन चेक करो तोड़ के, मियर साइलेंस यानी केवल साइलेंस एज टू फैक्ट्स, किसी फैक्ट्स पे, फैक्ट्स कौन सा? जो कॉन्ट्रैक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट था, और इतना इंपॉर्टेंट था कि लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन, यानी एक पर्सन की विलिंगनेस पे अफेक्ट कर सकता है। और कौन सा अफेक्ट? टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ। तो केवल चुप रहने से, और वो भी किसी फैक्ट के बारे में, वो भी किसी इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, ऐसा फैक्ट जिससे किसी के कॉन्ट्रैक्ट करने की जो विलिंगनेस है उस पर असर पड़ता हो, तो उसके बारे में चुप रहना फ्रॉड नहीं है, लेकिन इज नॉट फ्रॉड। इस लाइन का मतलब आप समझ में आ गया कि केवल चुप रहना फ्रॉड नहीं है, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर मान लो आप किसी से कोई मोबाइल परचेज कर रहे हो और आपने उसको पहले ही बोला था कि मेरे को ऐसा मोबाइल चाहिए जिसका बैटरी बैकअप कम से कम 2 डेज का हो। अब शॉपकीपर को ये बात पता है, आपने बता दिया, और वो मोबाइल ऐसा दे रहा जिसका मतलब जो है आधे दिन भी ना चले, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने पूछा उस शॉपकीपर से, अगर आप सिंपल बोलते कि मुझे एक बढ़िया मोबाइल दे दो, तब तो कोई भी दे देता, लेकिन आपने बोला कि भाई मुझे ऐसा मोबाइल ही चाहिए जिसका बैटरी बैकअप 2 दिन कम से कम हो, क्या ये मोबाइल बैटरी बैकअप ऐसा देगा? जब आपने इतना बोल दिया तो इट बिकम्स अ ड्यूटी ऑफ द सेलर टू रिप्लाई, कि वो आपको बताए। उसने कुछ नहीं बताया, बल्कि इशारा किया, यानी पुश किया, जो ये शो करता हो आप ले लो।
तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट अगर हमारे को पता लग जाता बैटरी बैकअप इसका आधे दिन का भी नहीं है, तो क्या हम परचेज करते उस मोबाइल को, क्योंकि हमने पहले ही अपनी डिज़ायर एक्सप्रेस कर दिया। तो उसका उस डिफेक्ट के बारे में चुप रहना, फ्रॉड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पहला पॉइंट। लेकिन कब हो सकता है, देखो आगे लिखा है, अनलेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जब तक कि उस केस की परिस्थितियां यानी सर्कमस्टांसेस आर सच दैट, इस तरीके की है कि रिगार्ड बीइंग हेड टू देम, कि उन पर अगर ध्यान दिया जाए तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन, यानी इस पर्सन की ड्यूटी है कीपिंग साइलेंस टू स्पीक, जो साइलेंस मेंटेन किए हुए उसकी ड्यूटी थी टू स्पीक। ठीक है ना, यानी कि जब हमारे को लग जाता है कि सिचुएशन ऐसी है जिसमें उस पर्सन को, जिस पर्सन से पूछा गया उसका बोलना ड्यूटी था और अब वो चुप रहता है, तब वो फ्रॉड होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इट इज़ नॉट अ फ्रॉड। और लास्ट लाइन इसी के देखिए, और अनलेस इज साइलेंस, या फिर वो साइलेंट तो रहा बट उसका साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, उसका चुप रहना बोलने के बराबर है, देन इट इज नॉट फ्रॉड। बात समझ में आ रही है? मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, और इसके लिए फिर एक एग्जांपल चेक करो जो पहले ही दिया था। ए नाम का पर्सन जिसकी एज 15 ईयर्स है, उसको XYZ ने अपने पार्टनरशिप में बेनिफिशियरी ऐड कर लिया। याद है ना कि माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी। रूल पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि जिस दिन 18 साल का हो जाएगा, मैच्योरिटी हो जाएगी, उस दिन से 6 मंथ के अंदर अंदर उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा अपनी विलिंगनेस कि क्या वो पार्टनरशिप ज्वाइन करेगा एज अ पार्टनर और नॉट। अगर वो कहता है नो, तो उसको बेनिफिट्स जो मिल रहे थे वो स्टॉप हो जाएंगे, यानी क्योंकि उसको माइनॉरिटी में बेनिफिशियरी बनाया गया हो, किसी भी रीज़न से बनाया गया हो सकता है कि XYZ के साथ M नाम का एक पार्टनर था, उसका ये बेटा है जिसकी डेथ हो चुकी है, तो उन्होंने प्लान किया हो कि हम इसके बच्चे को आगे पार्टनर बना लेंगे, इसलिए उन्होंने एज ए बेनिफिशियरी ऐड किया। अब ये लड़का बड़ा हो गया, तब इसे फुल पार्टनर बनने का एक चांस दिया है, और ये बाय लॉ है कि जैसे ही वो मैच्योर होता है उस दिन से 6 मंथ के अंदर उसे डिसीजन लेना है कि वो पार्टनरशिप ज्वाइन करेगा एज अ पार्टनर और नॉट। अगर वो कहता है यस, तो पार्टनर बन जाएगा, और वो कहता है नो, तो पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। पब्लिक नोटिस का मतलब न्यूज़पेपर में निकलवाना पड़ेगा, और उस एरिया के जिस एरिया में फर्म बिजनेस कर रही है उस एरिया के रजिस्ट्रार को भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि ये मैं माइनर जो 18 साल का हो चुका हूँ, और अब मेरे पास एक चॉइस थी और मैंने इस चॉइस में फर्म को छोड़ना एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो ये उसको पब्लिकली नोटिस देना पड़ेगा, क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर वो फेल्ड हो गया पब्लिक नोटिस देने में, तो 6 मंथ एक्सपायर होते ही प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उसने फर्म ज्वाइन कर लिया। तो कानून ने क्या कहा कि यहाँ पे एक ड्यूटी फिक्स कर दी है कि बेटा बोल के बताओ हाँ या ना, और अगर नहीं बोलोगे तो पब्लिक ये मान लेगी कि आपने फर्म को ज्वाइन कर लिया है। तो अगर आप बचना चाहते हो लायबिलिटी से, तो फिर आप बोलो। सेम रूल तब अप्लाई होता है पार्टनरशिप में, ये कि मान लो ABCD 4 पार्टनर हैं, D ने रिटायरमेंट ले लिया और ABC को तो इन्फॉर्म कर दिया, पब्लिक को थोड़ी पता लगेगा। अब मान लो D का कोई कनेक्शन, मान लो X नाम का पर्सन जो D को जानता था, तो वो इस फर्म से बिजनेस करने इसलिए आया कि मेरा परिचित है वहां पर, और अगर उसे पता लग जाता कि D यहाँ पर नहीं है तो शायद वो नहीं करता, लेकिन D ने नहीं बताया, तो कल को अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो D की लायबिलिटी खत्म नहीं होगी, मान लिया जाएगा कि D एज अ पार्टनर उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसने भी पब्लिक नोटिस नहीं दिया। तो जहां पर पब्लिक नोटिस देना यानी एक तरीके से बात करें तो बोलना थ्रू न्यूज़पेपर ड्यूटी है, वहां पर अगर साइलेंट रहते हो तो ये क्या हो गया, फ्रॉड हो गया, क्योंकि
इसको क्या लग रहा है कि डी पार्टनर है अभी भी, और जबकि डी पार्टनर नहीं है, तो डी के चुप रहने से इसको धोखा हुआ नहीं हुआ? अगर डी ने पब्लिक नोटिस दे दिया होता, बता दिया होता पब्लिकली, तो फिर एक्स अकॉर्डिंगली डिसीजन लेता कि उसे फर्म से बिजनेस करना है नहीं करना। लेकिन यहाँ पर हम कहानी क्या लेके चल रहे हैं कि एक्स ABCD फर्म के साथ बिजनेस करने इसलिए आया क्योंकि उसे पता था कि मेरा परिचित है वहाँ पर, इसलिए। और अगर उसको पता होता कि मेरा परिचित नहीं है तो वो वहाँ पर कभी भी डील ना करता, ये सिचुएशन थी। लेकिन डी ने फर्म छोड़ दी है जिस बात का उसने लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो यहाँ पर डी विल बी लायबल। ठीक है, अब याद रहेगा कि जहाँ बोलना ड्यूटी थी, तो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया मोबाइल वाला, कि जैसे ही बायर ने सेलर की स्किल पर रिलाई कर दिया कि भाई मेरे को मोबाइल चाहिए ऐसा जो कम से कम 2 दिन का बैटरी बैकअप दे, आप बताओ क्या इसका बैटरी बैकअप है या नहीं है, आप पर छोड़ रहा हूँ, तो सेलर को क्या करना चाहिए था? बताना चाहिए था, क्योंकि सेलर अब रेस्पॉन्सिबल हो गया। यहाँ पर सेलर चुप रहता है और पुश कर देता है, तो ये मान लिया जाएगा कि सेलर ने चुप रह करके क्या किया है? फ्रॉड किया। और अगर वो चुप रह करके उसने क्या करा? उस मोबाइल को विड्रॉ कर लिया, बोला नहीं, लेकिन उसने इशारे से जब मोबाइल को वापस ले लिया, तो उसका साइलेंस क्या है? इक्वल टू स्पीच है, जिसमें वो विड्रॉ कर रहा है, यानी वो ये शो कर दिया कि ये मोबाइल फिर आपके हिसाब से अनफिट है, तो यहाँ पर वो फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है, याद रहेगा। तो साइलेंस फ्रॉड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। हमारे को ये देखना है कि उस पर्सन की ड्यूटी थी या नहीं थी। एग्जाम्पल्स चेक कर लो। A sells by auction to be a horse which A knows to be unsound। मतलब समझ रहे हो ना? जिसका मतलब मीनिंग ना पता हो तो पूछ लेना, ठीक है ना? यानी घोड़ा भी पागल हो सकता है, सुना होगा ना, बड़े बुजुर्गों की कहावत थी कि घोड़ा जब पागल होता है तो गोली मार दी जाती है, तो उसमें भी पता था कि घोड़ा भी पागल हो सकता है। इंसान ही पागल नहीं होते, जानवर भी पागल हो जाते हैं। तो ए ने नीलामी से घोड़ा बेचा जिसके बारे में उसे पता था कि वो अनसाउंड है, ठीक है। ए सेज नथिंग टू बी अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स, दिस इज नॉट अ फ्रॉड बाई ए। उसने पूछा नहीं, उसने बताया नहीं, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। और ऑक्शनर की वैसे भी ड्यूटी नहीं होती, ध्यान रखना। जो नीलाम करने वाला होता है उसका काम खाली होता है बोली लगाना, उसका बाकी और कोई काम नहीं होता कि वो प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करे, क्योंकि नीलामी में प्रोडक्ट अच्छा निकलेगा बुरा निकलेगा ये तो बिडर के लक पे डिपेंड करता है। इस पर तुम अगर हिस्ट्री चैनल चेक देखते होगे तो इस पर पूरा एक प्रोग्राम आता है, हाँ ठीक है ना। तो उस प्रोग्राम को देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि आपका लक है कि उसमें अच्छा आर्टिकल्स निकले या आप बर्बाद हो गए। लेकिन अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, बी इज एज डॉटर। अब वही सेम स्टोरी है, बट यहाँ पे जो बिडर है वो उसकी खुद की बेटी है, एंड हैज जस्ट कम ऑफ एज, ठीक है, यानी अभी मैच्योर हुई है। द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज वुड मेक एज ड्यूटी। और यहाँ पर अगर उसकी बेटी खुद बिड लगाने आ जाए तो एक ही ड्यूटी बन जाती है कि अपने बच्चे को तो एटलीस्ट रियलिटी बता दे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर वो नहीं बताता तो यहाँ पर फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। देन एग्जाम्पल 3, बी सेज टू ए, इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल एज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। यानी आप इस घोड़े के बारे में नहीं बताओगे तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा अच्छा है। ए सेज नथिंग, ए ने कुछ नहीं कहा। हेयर ए साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, क्योंकि उसने बोल दिया ना कि भाई आप घोड़े के स्पेसिफिकेशन के बारे में मुझे इतना बता दो कि घोड़ा पागल है या नहीं है, वो कुछ नहीं बता रहा। तो उसने कहा ठीक है, अगर आप मेरे को कोई जवाब नहीं दोगे तो मैं मानूंगा कि घोड़ा ठीक है, लेकिन वो फिर भी चुप रहा। तो ये फ्रॉड में, यानी जब आपसे बोला जा रहा है कि आप बताओ, आपके ऊपर एक ट्रस्ट किया जा रहा है, तब आप उसको नहीं मानोगे, नहीं बताओगे, तो योर साइलेंस विल बी फ्रॉड, ठीक है। फिर एक और है, A and B being traders enter into a contract. A has private information of change in prices which would affect B's willingness to proceed with the contract. A is not bound to inform B. क्योंकि कौन सी इंफॉर्मेशन है?
ऑफिशियल या पर्सनल? तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन बताने के लिए आप लायबल नहीं हो, बट ऑफिशियल चैनल से जो इन्फॉर्मेशन आती है, आप अगर पार्टनर्स हो तो आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप अपने दूसरे पार्टनर को बता दो, ठीक है। और बाकी देखो, वैसे भी यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट करने की बात है तो इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करना दोनों पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन बताने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। एनालिसिस मुझे लगता है कि सारा पढ़ा हुआ है, मैं बस रीड कर दे रहा हूँ, फटाफट मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अगर जहाँ पर ज़रूरत हो तो बता देना। देयर मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेशन और एजर्शन एंड इट मस्ट बी फॉल्स, हाउएवर साइलेंस में अमाउंट टू फ्रॉड और एन एक्टिव कंसीलमेंट में अमाउंट टू फ्रॉड। क्लियर है? सेकेंड, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू अ फैक्ट, द फैक्ट विच इज important. The representation should be made before the conclusion of the contract, और representation before contract था with the intention, और वो भी intention के साथ to induce the party, यानी उकसाना, धोखा देना। The representation of a statement should be made with the knowledge of its falsity, पता था कि false है, उसके बाद भी representation किया गया था, या भरोसा नहीं था कि मैं जो बोल रहा हूँ सच है, तो जब भरोसा नहीं था तो क्यों बोला। And next is the other party must have been induced to act upon the representation, और दूसरी पार्टी उस भरोसे मतलब उस बात में आ गई हो। और लास्ट पॉइंट है, सॉरी, द अदर पार्टी मस्ट हैव रिलाइड अपॉन द रिप्रेजेंटेशन, उसने भरोसा किया हो। एंड लास्ट है कि द अदर पार्टी एक्टिंग ऑन द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव कंसिक्वेंटली सफर्ड ए लॉस, और उसको वास्तव में नुकसान भी हो गया हो। एक लाइन नोट कर लो अपने बुक पे या रजिस्टर में, नोट कर लो, बुक पे ही नोट कर लो, मैं तुम्हारी बुक पे नोट कर दूं। बहुत सिंपल सी लाइन है, फॉर फ्रॉड देयर मस्ट बी रियली अ फ्रॉड, देयर मस्ट रियली बी फ्रॉड, यानी कपट के लिए वास्तव में कपट होना आवश्यक है। अब ये लाइन का मतलब समझे? थोड़ा सा तो अब समझना शुरू करो, बताओ भाई, कपट के लिए वास्तव में कपट होना जरूरी है। चलो इसको बताओ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम सारे लोगों को जवाब देना है कि ए के पास एक मोबाइल है जिसको वो बी को बेच रहा है, और मोबाइल डिफेक्टेड है और जिसकी वजह से बिक नहीं रहा था। अब ए ने बी को ऑफर किया कि क्या तुम मेरा ये मोबाइल इतने रुपए में परचेज करोगे, यानी अमाउंट वन सब ऑलरेडी डिसाइडेड मान के चल रहे हैं। तो बी ने पूछा कि भाई ठीक है मोबाइल, तो ए को क्या बोलना चाहिए कि नहीं डिफेक्टेड है, बट ए ने कहा नहीं बहुत बढ़िया मोबाइल है, इससे बढ़िया मोबाइल आपको आज की डेट में मिलेगा नहीं। और बी को ये बात पता लग चुकी थी पहले से ही कि ए झूठ बोल रहा है, तो बी ने ए से मोबाइल परचेज कर लिया, और इस इंटेंशन के साथ कि इसे मैं फ्रॉड में फंसाऊंगा। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, ए ने एक डिफेक्टेड मोबाइल बी को बेचा, बी ने उससे इंक्वायरी की, ए ने कहा बहुत बढ़िया मोबाइल है, जबकि वास्तव में वो मोबाइल डिफेक्टेड था, और ऐसा डिफेक्ट था जो बायर की परचेज करने की विलिंगनेस को चेंज कर सकता था। तो लेकिन बी ने, उसके पास इसकी इंफॉर्मेशन पहले ही आ गई थी कि ए झूठ बोल करके आपको मोबाइल बेचने जा रहा है। बी चुप रहा, उसने मोबाइल खरीद लिया, और इस प्लानिंग के साथ कि मैं इसको फ्रॉड के केस में फंसाऊंगा। दूसरा, ए ने इसी मोबाइल के केस में जब बी ने पूछा, अब यहाँ पे बी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, बी ने ए से पूछा कि क्या ये मोबाइल ठीक है, ए ने कहा कि ये मोबाइल लो, 2 दिन चलाना, किसी मैकेनिक से चेक कर लेना, तब लेना। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
बी ने 2 दिन 3 दिन बाद मोबाइल खरीद लिया, लेकिन उसने वेरीफाई नहीं कराया, मतलब मैकेनिक से चेक नहीं कराया, तो क्या बी इन दोनों केसेस में फ्रॉड का क्लेम करके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? अब तो समझ में आ गया ना मैंने क्या बोला, कि फॉर फ्रॉड देयर मस्ट बी फ्रॉड, देयर मस्ट रियली बी फ्रॉड, कि वास्तव में फ्रॉड हुआ या नहीं हुआ। जब दूसरी पार्टी को ट्रुथ पता है तो फ्रॉड किस बात का, ठीक है ना। इसलिए अगर ऐसी सिचुएशन है जिसमें बी यानी सेकंड पार्टी को सच्चाई पहले से ही पता थी, तो फिर वो फ्रॉड का क्लेम नहीं कर सकता। और सेकंड केस में क्या था कि आपको ट्रुथ को डिस्कवर करने का टाइम भी था, तो फिर आपने ट्रुथ को डिस्कवर क्यों नहीं किया, ठीक है ना। अब इसी लाइन को चेक कर लो, देखो पेज नंबर 1.48 पे आ जाओ। ना जब मैंने कह दिया कि चेक करा लो, तो सिंपल सा मेरे पे ट्रस्ट मत करो। जब उसने खुद कह दिया ना, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि मेरे पे ट्रस्ट मत करो, आप चेक कराओ। पेज नंबर 1.48 एनालिसिस ऑफ सेक्शन 19 चेक करो। और इसमें पहले 3 लाइन में वो सारी चीजें जो मैंने तुम्हें बता दिया कि कॉर्शन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, ठीक है। फ्रॉड के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट इज मिसरिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे, और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बेसिस पे भी, ठीक है ना। तो पहली 3 लाइन फटाफट नजर मारो तो ये मिलेगा, लेकिन आगे क्या लिखा, द पार्टी हाउवर में इंसिस्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म्ड एंड दैट ही शुड बी पुट इन द सेम पोजीशन इन विच ही वुड हैव बीन इफ द रिप्रेजेंटेशन मेड हैड बीन ट्रू। यानी बस पार्टी एक रिक्वेस्ट जरूर कर सकती है, यानी पार्टी एग्रीव्ड पार्टी के पास क्या ऑप्शन है, आइदर टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया बात ही खत्म हो गई। रिजेक्ट करते ही कौन सा रूल अप्लाई होगा, रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, ठीक है। और एक्सेप्ट करते ही या तो आप एक्सेप्ट कर लो चुपचाप, कुछ मत बोलो, तब तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करते समय ये कंडीशन रखो, कोर्ट से रिक्वेस्ट करो कि ठीक है मैं इस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करने को रेडी हूं, बट उस कंडीशन में जब ये बिना फ्रॉड के होता तो, ठीक है। जैसे मैंने कल बोला था कि 5 लाख की प्रॉपर्टी 1 लाख में खरीद ली गई, तो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है ठीक है मुझे एक्सेप्टेड है, बट मार्केट प्राइस में जो डिफरेंस है वो मेरे को दिलवा दिया जाए। तो 4 लाख दिलवा दिए कोर्ट ने, मिल कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर सकता है वो। दूसरा, अभी जो मैंने मोबाइल का एग्जाम्पल दिया, 5,000 का बेचा गया झूठ बोल करके, तो यहाँ पर या तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके अपने पैसे वापस ले ले, और या फिर वो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि इस मोबाइल को रिपेयर करने की कॉस्ट सेलर बियर करे, या इस समय इसकी मैकेनिक से मार्केट प्राइस निकलवा करके और जो एडिशनल अमाउंट है वो मेरा वापस करा दिया जाए। तो इस कंडीशन में यानी 5,000 रुपये मुझसे लिए गए, बट इस मोबाइल की हालत 1,500 रुपये की है, मेरे 3,500 रुपये वापस दिलवा दिए जाए, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो दोनों बातें, अगर आप एक्सेप्ट करो तो आप मॉडिफिकेशन भी क्लेम कर सकते हो, या चुपचाप एक्सेप्ट भी कर सकते हो, और बाकी दूसरा ऑप्शन तो है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करो। हाँ, तब तो फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं, तब तो फ्रॉड है। अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए रिलेशनशिप जरूरी है। हाँ हाँ, तब अनड्यू इन्फ्लुएंस। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, एक ही जैसी स्टोरी में अनड्यू इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है, तो आप उसको लेकर मिक्सअप ना करना, ठीक है। फ्रॉड में मान के चलो कि फ्रॉड में अनड्यू इन्फ्लुएंस जैसी सिचुएशन इंक्लूड हो सकती है, लेकिन बिगर वन क्या है, फ्रॉड, क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ झूठ भी बोला गया तो हम उसे केवल फ्रॉड में रखेंगे, और अगर केवल अनड्यू इन्फ्लुएंस करके ले लिया गया तो फिर वो केवल अनड्यू इन्फ्लुएंस में ही रहेगा, ठीक है। नहीं तो इसमें देखो, तो पहला पैराग्राफ क्लियर है। अब सेकंड पैराग्राफ क्या लिखा है, बट अ पर्सन हु हैड
द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस, यानी मामूली तत्परता, यानी मामूली सावधानी भी बरतता तो वो ट्रुथ को डिस्कवर कर सकता था, सच्चाई का पता लगा सकता था। कैन नॉट अवॉइड अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसा पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकता इस ग्राउंड पे कि उसकी कंसेंट फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से ली गई थी। बताएगा, ठीक है ना। यानी आप सच का पता लगा सकते थे तो आपने सच का पता क्यों नहीं लगाया? तो आप केवल इतनी सी बात से कि सामने वाले ने झूठ बोला तो आपने उसके बात पे यकीन क्यों किया? आपके पास मौका था सच पता करने का, आप सच पता करते तो आपके साथ ये फ्रॉड नहीं होता, तो उस कंडीशन में फ्रॉड नहीं माना जाएगा और आपको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। अब तो हो जाएगा। और इसका जो एग्जाम्पल है मैं नहीं बता रहा, इसको तुम पढ़ोगे फिर मुझसे पूछोगे। और पेज नंबर 1.45 पे बैक आओ, 1.44 पे बैक आओ, सॉरी 1.45 पे 44 पे मैंने तुम्हारे 17 के एनालिसिस बता दिया। 1.45 पे फिर फ्रॉड अपॉन वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने पढ़ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिसाइंड और ही कैन स्यू फॉर डैमेज, कल बता ही दिया था मैंने। और अभी हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइडेबल और वो कैंसिल भी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकता है और इंसिस्ट भी कर सकता है कि वो मॉडिफाइड सिचुएशन में एग्री कर जाएगा। और इसी में एक एग्जांपल चेक कर लो। एच सोल्ड टू डब्ल्यू सम पिग्स विच वर टू हिज नॉलेज सफरिंग फ्रॉम फीवर। द पिग्स वर सोल्ड with all faults and H didn't disclose the fact of fever to W, held there was no fraud, क्योंकि कुछ नहीं पूछा गया था, केवल सीधा कराया था कि भाई पिग्स खरीद रहे हैं। देखो पूरी स्टोरी में कहीं नहीं लिखा H sold to W some pigs which were to his knowledge suffering from fever, बट यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि W ने आस्क यानी W asked about the सिचुएशन, ऐसा कहीं नहीं लिखा। द पिग्स वर सोल्ड विद ऑल फॉल्ट्स एंड एच डिडंट डिस्क्लोज, ठीक है ना। तो मार्केट में तुमने देखा होगा, तुम जाके कहते हो कि बढ़िया सा मोबाइल दे दो, तो वो जो मोबाइल दे देगा और आपने पूछा नहीं, उठा के ले आए, बाद में पता चला कि वो चाइनीज़ मोबाइल है और शाम तक चल गया तो चांद तक, ना चला तो शाम तक, यही है ना। ठीक है, बात समझ में आ गई। और साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, ये मैंने बता दिया कि वेयर देर इज नो ड्यूटी टू स्पीक देन साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, बट वेयर देर इज ड्यूटी टू स्पीक बट द पर्सन इज साइलेंट देन इट इज फ्रॉड। और फिर एक चीज़ और भी है कि वेयर देर इज अ ड्यूटी टू स्पीक द पर्सन इज साइलेंट बट इज साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, देन अगेन इट इज नॉट फ्रॉड, क्योंकि उसने चुप तो रहा बट उसका चुप रहना बोलने के बराबर था, जो मैंने बताया कि मोबाइल उसने बैक ले लिया। ठीक है, अब साइलेंस इज फ्रॉड, फिर उन्होंने उसी को एनालाइज कर दिया, ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक। ठीक है, और ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक कहाँ से हो जाती है? तो इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, भरोसे वाले रिलेशन, जैसे अभी हमने पढ़ा कि बेटी अगर घोड़ा परचेज करने जाती है ऑक्शन में तो बाप उसको सच सच बता दे। ठीक है, अब ब्रोकर वॉज आस्क्ड टू बाई शेयर फॉर क्लाइंट, तो क्लाइंट और ब्रोकर के बीच में भी भरोसे का रिलेशन होता है। एडवोकेट क्लाइंट में भरोसे का रिलेशन होता है, सीए क्लाइंट में होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस, ये तो पता होगा। इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में खास तौर से जैसे हम इसके देखा इन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मैरीन, फायर एंड लाइफ इंश्योरेंस, तो उसमें अक्सर एक क्लॉज होता है, जैसे फायर इंश्योरेंस मतलब उसमें आपका मेडिकल इंश्योरेंस में भी क्लॉज होता है कि क्या आपको कोई डिजीज़ है, तो जनरली आप क्या लिख देते हो? नो लिख देते हो। ठीक है ना, क्या आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, आप लिख देते हो नो, मतलब बिल्कुल ठीक है, ओके। तो इस टाइप से भी आप जो है ना क्लॉजेस फिल करके एक भरोसा बनाते हो। कंपनी उस ट्रस्ट पे आपके डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे आपको पॉलिसी दे देती है। तो वहाँ पर भी जब कंपनी ने आपको फिल करने के लिए फॉर्म दिया है तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि आप उस पर सही एंट्री फिल करो, क्योंकि आपकी गलत एंट्री कंपनी को मिसगाइड कर रही है, तो इट इज़ फ्रॉड। और कंपनी ने आप पे ट्रस्ट करके आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप ऑनलाइन जो भी फिल करोगे वो सच मान लेंगे, तो आपको सच बोल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी टू स्पीक बन रही है कि सच आप बोलो। फिर है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मैरिज, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बताने की ज़रूरत है। जैसे
मैं एक बार अपने गांव गया तो मेरे 2-3 चाचा नहीं दिखे हमारे, मतलब सेम एज के, जो जो गांव में मतलब होते ना आसपास के रिश्तेदारों में तो मेरी एज के ही थे। तो जैसे ही जाते थे तो खेलना कूदना उन्हीं के साथ होता था। तो थोड़े से जब मैच्योर हुए तो वहाँ पहुँचा, जाते ही सबसे पहले पूछा कि अरे वो चाचा नहीं दिख रहे, वो चाचा नहीं दिख रहे, बोले उनकी जॉब लग गई है। तो मैंने पूछा एक से कि उनकी कहाँ जॉब लग गई, बोले पटना में जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर वो इंस्पेक्टर हो गए हैं। मैंने कहा इंस्पेक्टर, चलो बढ़िया। बोले, मैंने कहा कहाँ, कौन सा डिपार्टमेंट? बोले हड़िया इंस्पेक्टर हो गए हैं। तो मैंने कहा, अब मैं थोड़ा सा अटक गया, मैंने कहा ये कौन सा डिपार्टमेंट है? अब एकदम से बड़े फुल कॉन्फिडेंस में उसने बोला, तो अच्छा हम यहाँ से गए मुरादाबाद से, तो हमसे प्रिजम्पशन होती है कि हमारे को सारे डिपार्टमेंट्स की नॉलेज होगी, तो इसलिए संकोच किया कि पूछूं कि कौन सा डिपार्टमेंट है, नहीं पूछा। मैंने कहा एक दूसरा तरीका है, किसी और से पूछूंगा। दोपहर में फिर किसी रिलेशन में मिला, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा अरे वो चाचा नहीं दिख रहे, बोले अरे उनकी जॉब लग गई है, वो पटना में हड़िया इंस्पेक्टर हो गए हैं। मैंने कहा यार क्या करूं, मैंने फिर टाल दिया। शाम को फिर मैं तीसरे से मिला और मैं उनसे भी पूछा मैंने, उसने भी सेम रिप्लाई दिया कि अरे उसकी जॉब लग गई है, वो तो आप इंस्पेक्टर हो गया है और वही हड़िया इंस्पेक्टर। मैंने कहा यार एक बात बताओ, ये कौन सा डिपार्टमेंट है, हमें नहीं पता। तो हंसने लगे, बोले तुम्हें नहीं पता, शहर में रहते हो? तो खैर मैंने कहा बता दो अब तो हैं ना। बोले नौकरी मिली नहीं थी, तो पटना के किसी होटल में खाना बना रहे हैं, कुक का काम कर रहे हैं। हंडिया मतलब हंडिया से निकला, हंडिया इंस्पेक्टर यानी खाना बनाते हैं और नमक वमक चेक करने के लिए टेस्ट भी करते हैं, चेक करते हैं, इसलिए उनको इंस्पेक्टर। और कौन सा? हंडिया इंस्पेक्टर। तो हंडिया इंस्पेक्टर बोले नौकरी नहीं मिल रही, तो अंत में क्या करा, कोई ठेला चला रहा है, कोई कहीं होटल में काम कर रहा है। तो हमें समझ में आया बोले कि ये नौकरी लगी है। अब सोचो अगर कोई यूपी का मतलब परिवार और अपनी बच्ची की शादी उस आदमी से कर रहा है, बोले जॉब क्या करते हैं, हड़िया इंस्पेक्टर है, हो सकता है सामने वाला सोचे कि कोई बड़ा डिपार्टमेंट हो, तो मिसगाइडेड हो सकता है। तो इसलिए शादी के कॉन्ट्रैक्ट खास तौर से कम सच सच बता दो। क्योंकि जब मेरी भी शादी की बात हुई थी ना, तो मैंने अपने फादर इन लॉ को बता दिया, मैंने कहा आप सोच लो, मेरे पास अभी कोई नौकरी नहीं है और 2 ट्यूशन्स हैं जो 1200 रुपये के हैं, तो 1200 रुपये में मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। हाँ बाकी प्लान है, आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा कल को ये मत बोलना कि मुझे बताया नहीं, क्योंकि उस DLGR कोचिंग जो है वो मेरा था, DLGR कोचिंग जो मैंने छोड़ दिया। तो उनके दिमाग में ये इंप्रेशन था कि मैं उस कोचिंग का ओनर हूँ, तो उसके नाते मेरी अच्छी खासी इनकम होगी। लेकिन उसी समय मैंने छोड़ दिया था, तो उनको सच पता लग जाए कि मैंने वो कोचिंग छोड़ दी है और अब मैंने फिर केवल होम ट्यूशन 2 पकड़े हुए हैं 600 रुपये के। और बहुत पुरानी बात है, तो 600 रुपये बहुत था उस समय। तो सच ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि ये भी ट्रस्ट है। यहाँ पर अगर आपने लड़के या लड़की के स्टेटस के बारे में नहीं बताया तो दूसरी पार्टी मिसगाइडेड हो सकती है और फ्रॉड। तो इसलिए एवरी मटेरियल फैक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड बाय द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। और ये हाजी अहमद वर्सेस अब्दुल गासी के केस में कहा गया था, ध्यान रख लेना। और फैमिली सेटलमेंट में भी परिवार के लोग आपस में ट्रस्ट करते हैं, हैं? नहीं, अब डिस्क्लोज करने का तरीका ऐसा मत करो कि सामने वाला नहीं समझे, नहीं वो अगली बात है। तुम आगे क्यों जा रहे हो इतना डिटेल में, मतलब यहाँ पर। अब फिर देखो, मैं तुम्हें मेजर साहब मूवी देखी है अजय देवगन की, देख लेना। मेजर साहब में जब शादी का सीन दिखाया, तो शादी से पहले जो पसंद की गई है वो लड़की है, और जब शादी के टाइम पे लास्ट मोमेंट पे पूरी जो पलटन है, आर्मी की बटालियन है, वो उस लड़की की जगह लड़का फिक्स वो बैठा देती है, घूंघट मतलब वही शादी के जोड़े में। अब बताओ क्या कहोगे?
और सुनो, मैरिज में ये चीज़ क्यों बोली गई? अब तो थोड़ा सा ठीक हो गया। आज भी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, आज मॉर्निंग में न्यूज़पेपर, कि दूल्हा किसकी पसंद का? मम्मी पापा नहीं, खुद की पसंद का दूल्हा चाहिए। ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। तो ये आज की बात है, लेकिन आज से 15 साल 10 या 20 साल पहले लड़की दिखाई भी नहीं जाती थी, या बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला तो लड़की दिखा दी लड़के पक्ष को, और शादी के टाइम पे दूसरी, बहुत केसेस में, ठीक है। और ये मतलब ये, और इधर का यूपी का तो नहीं पता, लेकिन हमारे बिहार में बहुत होते थे कि जब लड़के वालों ने प्रेशर डाला कि भाई हम लड़की देखेंगे, तो उन्होंने क्या करा, गांव में जो ठीक ठाक जो अच्छी लड़की होती थी उसको दिखा दिया। इवन वॉकिंग भी करवाते थे कि फिजिकली फिट है या नहीं, मतलब पैर वैर में कोई दिक्कत तो नहीं, तो भी वो पास हो जाती थी। और उसके बाद पता चला कि जब विदा हुई तो कोई लंगड़ी है, पता लगा गोरी लड़की दिखाई थी तो बिल्कुल काली है। तो ऐसा बहुत होता है, ऐसा बहुत फ्रॉड हुआ है। तो इसलिए अब बच्चे आज के एक्टिव हो गए, ठीक है। बैक तो हो जाएगा ना। एंड लास्ट है शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर्संस इशूइंग प्रोस्पेक्टस। अब देखो मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ये टॉपिक बड़ा है, कि ड्यूटी टू स्पीक कब कब अराइज होती है? जहां पर आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं बोलोगे तो फिर फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा। पहला था जहां पर ट्रस्ट किया जाता है, सीए, डॉक्टर, वकील का मैंने एग्जाम्पल दिया। इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में चाहे कोई सा भी इंश्योरेंस हो, फायर हो, मेरीन हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, आपको फुल डिटेल सप्लाई करनी होती है। अगर आपने उसमें इनकम्प्लीट या फॉल्टी डिटेल्स डाली तो इट विल बी फ्रॉड। फिर है मैरिज के मैटर में आपको रियलिटी डिस्क्लोज करनी है। फैमिली सेटलमेंट में भी ट्रस्ट होता है कि हर फैमिली मेंबर पूरी क्लियरिटी से चीज़ों को रखे ताकि आपस में प्रॉपर सेटलमेंट हो। और ऐसे ही जब आप शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई करते हो किसी कंपनी का, तो कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है पहले। उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी की फुल डिटेल, और वो भी ट्रू डिटेल्स होनी चाहिए, नहीं तो धोखा हो सकता है। जैसे कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया कि कंपनी कंटिन्यूस प्रॉफिट में है, जबकि वो रियलिटी में लॉस में थी, तो मिसगाइडेड होगा नहीं होगा बायर, क्योंकि बायर तो प्रोस्पेक्टस पढ़ेगा, प्रोस्पेक्टस में उसने कहा कंपनी कंटिन्यूस प्रॉफिट में चल रही है, उसने उसी ट्रस्ट पे ये वो कर लिया। तो यहाँ पर कंपनी की ड्यूटी क्या है? सच बताना कि कंपनी फायदे में है या नुकसान में। और मिस रिप्रेजेंटेशन के तीनों पॉइंट और तीनों एनालिसिस मैंने बता दिया, एग्जाम्पल तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है 18 का, सॉरी, ठीक है। तो इसको पढ़ लोगे। और आज का लास्ट टॉपिक है 1.47 पे कॉर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में डिफरेंस। ऑलमोस्ट तुम्हें पता है, मैं फटाफट बता दे रहा हूँ कि नेचर ऑफ एक्शन में इट इन्वॉल्व्स फिजिकल फोर्स और थ्रेट। क्रिमिनल एक्टिविटी में फिजिकल फोर्स, मार पिटाई या उसकी थ्रेट होती है, मैंने एग्जाम्पल दिया था। जबकि इसमें मेंटल प्रेशर होता है, यानी इमोशंस का मेन यूज होता है। फिर क्राइम की बात करें तो इट इन्वॉल्व्स कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट विच इज़ फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, यानी क्राइम इन्वॉल्व होना जरूरी है करके या करने के थ्रेट दे करके, जबकि नो सच इलीगल एक्ट इज कमिटेड। इसमें कोई ऐसा इलीगल एक्ट होता ही नहीं है। इसमें तो सबसे मेन बात क्या है कि रिलेशंस का फ़ायदा उठाया जाता है। रिलेशनशिप इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि थ्रेट आप किसी को भी दे सकते हो, चलते फिरते आदमी को भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, यानी किसी न किसी टाइप की रिलेशनशिप चाहिए ही चाहिए। एक्सरसाइज बाय हुम, कॉर्शन कौन एक्सरसाइज करेगा? मैंने बोला था पार्टी खुद प्रोड्यूस करे या थर्ड पर्सन पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए रिलेशनशिप में ही ये इन्फ्लुएंस क्रिएट हो सकता है। इन्फोर्सिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय कॉर्शन, यानी वही डिसीजन लेगा कि कॉन्ट्रैक्ट को उसे कंटिन्यू करना है नहीं करना। सेम इसमें है, द कॉन्ट्रैक्ट इज आइदर वॉइडेबल, लेकिन थोड़ा साइड कर दिया, और द कोर्ट में सेट इट असाइड और इन्फोर्स इट इन एन मॉडिफाइड टर्म। जो मैंने बता दिया कि यहाँ पे कोर्ट के पास एक ऑप्शन है कि कोर्ट इसको चाहे तो मॉडिफाइड टर्म पे एक्सेप्ट भी करा सकती है। एंड द लास्ट वन इज कि कॉर्शन वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड बाय द एग्रीव्ड पार्टी, जहाँ पर एग्रीव्ड पार्टी ने, यानी जो पीड़ित पक्ष है, उसने अगर कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया तो बेनिफिट्स जो रिसीव्ड हैज़ टू बी रेस्टोर्ड बैक, बेनिफिट्स वापस कर दिए जाएंगे। और यहाँ पे लिखा कि द कोर्ट हैज़ द डिस्क्रिशन, कोर्ट डिसाइड करेगी
कि बेनिफिट वापस कराया जाए या ना कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस के साथ खेलना थोड़ा बड़ा है। तो इसलिए अग्रीड पार्टी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर दिया तो हो सकता है कोर्ट को लगे कि नहीं, इसके पास जो बेनिफिट आ गए हैं वो वापस नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि इसके इमोशंस को यूज़ किया गया था, ब्लैकमेल किया गया था, तो कोर्ट ऐसा कर सकते हो जाएगा। तो तुम्हारा ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। लीगल इफ़ेक्ट्स बता दिए थे मैंने। इस पे क्वेश्चन देखो 4-5 क्वेश्चन बनेंगे। ये टॉपिक इसीलिए मैंने थोड़ा डिटेल में तुम्हें बताया। 5 क्वेश्चन बनेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंट, व्हाट इज़ फ्री कंसेंट, एक्सप्लेन कॉर्शन। एक क्वेश्चन सेम रिपीट में एक्सप्लेन अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेम में फ्रॉड, सेम में मिस रिप्रेजेंटेशन और सेम में मिस्टेक, जो भी लास्ट टॉपिक आएगा। तो पांचों को इस तरीके से भी जोड़ा जा सकता है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्शन, डिफरेंशिएट इट विद अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। व्हाट इज मिसरिप्रेजेंटेशन, एक्सप्लेन, डिफरेंशिएट इट विद फ्रॉड, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और सिंपली कि व्हाट इज फ्री कंसेंट, एक्सप्लेन फ्रॉड, एंड उसी में जोड़ दिया कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस साइलेंस मे अमाउंट टू फ्रॉड, एक्सप्लेन। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। यानी अभी तक जो तुमने पढ़े हैं, मान के चलो कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आएंगे, शुरू के टॉपिक से कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज ऑफर, व्हाट इज एक्सेप्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय रिवोकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हेन इट कंप्लीट्स अगेंस्ट ऑफरर और ऑफरी इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस, ये पूछा जाएगा। सेकेंड टॉपिक में था कंसिडरेशन पे कि व्हाट इज कंसिडरेशन, व्हाट आर इट्स एसेंशियल्स, ठीक है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ प्रिविटी, एक्सप्लेन इट्स एक्सेप्शंस, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और फिर यही व्हाट मतलब हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको माइनॉरिटी वाला पूरा बताना पड़ेगा। फिर ये कंसेंट पे आ गया। इसके बाद जो अगले टॉपिक्स है, यहाँ से मतलब थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी, थोड़ा टॉप मतलब इनके कंपैरिजन में इनसे कम पूछा जाएगा। तो जो जो मेन क्वेश्चन है वो मैं बता दूंगा, बाकी पढ़ना तो सारा ही है, ठीक है। तो आज रहने दूं या पढ़ा दूं और चलो रहने दो यार।